दोस्तों, ये है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है किस्सों का कोना विद नीलेश मिश्रा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी मेरा रंगरेज। मेरा मानना है कि कॉफी में आईक्यू होती है। वो बनाने वाले और पीने वाले के मूड को अच्छी तरह समझ लेती है। 3 चम्मच चीनी डालने के बाद भी मेरी कॉफी कड़वी थी। एक वक्त था जब फीकी कॉफी भी मीठी लगती थी, क्योंकि जिंदगी मेरे कप में चुपके से अपनी मिठास घोल देती थी। पर आजकल जिंदगी से ही मिठास गायब थी, तो फिर कॉफी तो कड़वी होनी ही थी। विक्रम को यूएस गए 25 दिन हो गए थे। सच्ची कहते हैं, गोया बहारों के मौसम में कौन सोचता है कि एक मौसम खिजाओं का भी होगा। शादी के बाद की हमारी 9 महीने की जिंदगी में मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि विक्रम के बिना दिन ही नहीं महीने गुजारने पड़ जाएंगे। जैसे कि हर अरेंज मैरिज में होता है, पहले के 3-4 महीने गृहस्थी शुरू करने में और एक दूसरे को जानने में ही बीत गए। और जब मैं और तुम के दायरे से निकलकर हम बनने वाले थे, तो विक्रम का ये डेप्यूटेशन आ गया। विक्रम किसी पहाड़ सा शांत, अडिग, गंभीर, और मैं किसी बरसाती नदी सी चंचल, लल्हड़, बेबाक। हमारी पसंद भी बिल्कुल अलग अलग थी। मुझे जिंदगी के अलग अलग रंग पसंद थे और उसको एक लय में चलती हुई बेरंग जिंदगी। मुझे वो अनरोमांटिक लगता और उसे मैं रोमांटिक फूल। इन बातों को लेकर हम दोनों में नोकझोंक भी होती, लेकिन बात शिकवा शिकायत तक कभी नहीं पहुंचती थी। लाख असमानताएं थीं, लेकिन हम में एक समानता थी, इंसानियत पर हम दोनों का विश्वास। विक्रम मुझे पसंद था, लेकिन अपने जीवन साथी के लिए जो छवि अपने मन में बनाई थी वो बिल्कुल उससे अलग थी। सच कहूं तो मन दिन में 1-2 बार ये जरूर सोचकर आहें भरता होगा कि काश विक्रम और मेरी पसंद एक होती। विक्रम ने यूएस जाते वक्त बहुत बार मुझे माँ पापा के पास जाकर रहने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर पे मन उकता जाता तो समंदर किनारे टहलने निकल जाती थी। जिस समंदर को कभी उछलकर ढलते सूरज को चूमते देख मैं झूम उठती थी, आजकल वही समंदर मुझे उदास लगने लगा था। अचानक बाहर शोर सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो देखा कोई अपना सामान शिफ्ट कर रहा था। एक 25-27 साल का नौजवान फ्लैट नंबर 302 में सामान रखवा रहा था। मुझे अपने नए पड़ोसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने वापस आकर अपनी कड़वी कॉफी खत्म की और विक्रम को मैसेज भेजा, अब मुझसे नहीं हो रहा है, नौकरी छोड़ के वापस आ जाओ। विक्रम से वापस आ जाने के लिए कहना इम्प्रैक्टिकल जरूर था, लेकिन मेरे नजरिए से गलत नहीं था। लग रहा था मानो जिंदगी किसी काली अंधेरी गुफा में कैद हो गई हो। विक्रम का मैसेज आया था 10 मिनट बाद, नौकरी छोड़ दूंगा तो खाएंगे क्या, तुम्हारे वीजा के लिए अप्लाई किया है, एक्सेप्ट हो गया तो तुम यहां आ जाना। मैं जानती थी विक्रम कुछ ऐसा ही बोलेगा। नीरस इंसान, उसे कहां मेरी जरूरत थी। उसे तो जीने के लिए बस हवा पानी मिलता रहे। पता नहीं वीजा एक्सेप्ट होगा भी कि नहीं। तब तक यूं अकेले। उफ। ये एक ऐसी रात थी जब मुझे अकेलापन खल रहा था, लेकिन विक्रम से बात करने का मन भी नहीं था। तन्हाई की चादर ओढ़े बालकनी से मैं महानगर को हौले हौले सोते हुए देख रही थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे अचानक पर्स में पड़ी नींद की गोली याद आ गई। माँ के लिए खरीदी थी कभी। जिंदगी में पहली बार उस रात मुझे उसकी जरूरत महसूस हुई। सुबह आंख खोलने की कोशिश की तो खिड़की से आती धूप से आंखें चौंधी आ गईं। कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, बीच बीच में बेल भी बजा रहा था। खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी तो नजर ड्राइंग रूम की घड़ी पे गई। 9 बज गए थे। वो नींद की गोली कुछ ज्यादा ही काम कर गई। दरवाजा खोला तो हमारी काम वाली बाई शांता के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। क्या दीदी, घंटे भर से बेल बजा रही थी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी आप? मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, पता है आपको? ये भैया है ना, ये कह रहे थे अगर और 5 मिनट दरवाजा नहीं खोला आपने तो पुलिस को बुलाना होगा।
शांता के बगल में 302 नंबर वाला पड़ोसी खड़ा था। मेरी आंखें अभी भी अधखुली ही थीं। फॉर्मल शर्ट और लैपटॉप का बैग लिए उस मुस्कुराते नौजवान का मैं मुआयना कर ही रही थी कि वो बड़ी बेबाकी से बोला, मैम आपका नया पड़ोसी हूँ, 302 में रहता हूँ। ऑफिस जा रहा था, शांता को परेशान देख के रुक गया। मुझे लग रहा था आपको दवाई वगैरह लेके सो गई हो। एनीवेज मैं चलता हूँ, यू टेक केयर। मेरी अधखुली आंखें अचानक पूरी खुल गईं। इसे कैसे पता कि मैं नींद की दवाई लेके सोई थी? उस शाम कॉफी फिर बेस्वाद बनी थी। कॉफी सिंक में उड़ेलने ही वाली थी कि बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने फिर वही 302 वाला पड़ोसी खड़ा था। उसने मुस्कुरा के पूछा, अब कैसी तबीयत है मैम? क्यों, मुझे क्या हुआ? मेरा अशांत मन इस अजनबी की हमदर्दी से खींच गया। वो सुबह आपकी क्या हुआ था? सुबह गहरी नींद में थी बस। हमदर्दी जताने के लिए शुक्रिया, कहते हुए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दिमाग शांत हुआ तो मन में एक ख्याल कौंध गया, कहीं अपने अकेलेपन को दीवार बनाकर अपने चारों तरफ बांध तो नहीं लिया था मैंने? क्यों मैं अपने और विक्रम से आगे की दुनिया नहीं देख पा रही थी? अपार्टमेंट में न किसी से बोलचाल, न किसी सहेली को फोन करना, बस अपने बनाए हुए अकेलेपन के किले में घुटते रहना। उस संडे मैं अपार्टमेंट के क्लब हाउस में योगा सीखने पहुंच गई। 1 घंटे के योगा क्लास ने मन और तन दोनों को सुकून से भर दिया। मैम आज आप एकदम फिट एंड फाइन लग रही हैं। पीछे मुड़ के देखा तो 302 वाला पड़ोसी मुस्कुरा रहा था। वो भी योगा क्लास में था शायद। मैं झेंप गई। सॉरी, उस दिन मूड थोड़ा खराब था, इसलिए क्या आप उस मैकेनिक का एड्रेस दे सकती हैं जिसने आपका मूड ठीक किया? मेरे बॉस को उसकी सख्त जरूरत है। घड़ी घड़ी उनका मूड खराब होता रहता है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। एहसास हुआ कि हफ्तों से मैं हंसी नहीं थी। हम दोनों लिफ्ट में एक साथ हो लिए। उसने बताया कि उसका नाम स्वप्निल वर्मा है, लखनऊ का रहने वाला है और यहाँ एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करता है। अपनी फ्लोर पे पहुंच के मैं अपने फ्लैट की तरफ जाने लगी तो उसने कहा, मैम नाराज ना हो तो एक बात कहूँ, नींद की गोलियां अच्छी नहीं होती। मैंने भी ली थी एक बार, बिल्कुल आप जैसी हालत हुई थी। मुझे इस बार उसका राय देना बुरा नहीं लगा। मेरा नाम मैम नहीं आभा है, वो तपाक से बोला। आभा यानी चांद की रोशनी। आपके पापा के नाम का मतलब चांद है क्या? मुझे उसकी ये बच्चों जैसी 1 और 1 जोड़कर 2 बनाने की बेसब्री ने हंसा दिया। उनका नाम सुरेश है। वो वहां खड़ा अपना सर खुजाने लगा और मेरे दिल ने एक अजीब हिमाकत की। मुझसे बुलवा बैठा, कॉफी पियोगे? पता नहीं क्यों पर अचानक ये उम्मीद जग गई थी कि आज कॉफी अच्छी बनेगी। कॉफी वाकई अच्छी बनी। मैं किचन में कप्स रखने गई तो सुना स्वप्निल गुनगुना रहा है, 2 पंछी 2 तिनके देखो लेकर चले हैं कहाँ। ये तो मेरा फेवरेट गाना था। हड़बड़ा के ड्राइंग रूम में गई। स्वप्निल, आप जो गाना गुनगुना रहे वो मेरा फेवरेट गाना है। उसने हैरान होते हुए कहा, अरे वाह, ये मेरा भी फेवरेट है। उस शाम और आने वाली ऐसी कई शामों में कॉफी का स्वाद बदलने लगा था और हम पड़ोसी से दोस्त बनने लगे थे। मैं जब भी विक्रम को स्वप्निल के बारे में बताया करती तो वो खुश होता कि मुझे एक दोस्त मिल गया है। मगर एक रात जब मैं और स्वप्निल एक इटालियन रेस्टोरेंट से डिनर करके लेट घर आए तो विक्रम ने बस यही कहा, इतनी रात को संभल कर आभा, हर इंसान को अपने जैसा सीधा मत समझो। विक्रम की आवाज में कुछ था। उस दिन से मैंने विक्रम को स्वप्निल के बारे में बताना कम कर दिया, ये सोचकर कि जब विक्रम आएगा तो खुद समझ जाएगा कि स्वप्निल कितना अच्छा इंसान है और ये भी कि स्वप्निल बिल्कुल मुझ जैसा है। वाकई स्वप्निल कई मायनों में बिल्कुल मुझ जैसा था। हम दोनों को पास्ता बेहद पसंद था, लेकिन मैं कभी ढंग का पास्ता नहीं बना पाती थी और स्वप्निल एक बेहतरीन कुक था और हर संडे पास्ता बना लाता था लंच पे। लाल मेरा फेवरेट रंग था और मेरे घर के हर कमरे में लाल का शेड था। वो कहता लाल रंग उसका भी फेवरेट है। हम दोनों का फेवरेट शहर कोलकाता था। हमें एक ही तरह का म्यूजिक,
प्रकृति की खूबसूरती, सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद थे। मुझे कभी कभी लगता कि मैं स्वप्निल को नहीं बल्कि आईना देख रही हूं। मेरे जीवन साथी वाली छवि में वो साथी बनकर फिट होने लगा था। स्वप्निल शाम को ऑफिस से लौटता तो अक्सर हम समंदर की तरफ टहलने चल पड़ते। ऐसी ही एक शाम उसने पूछा, अच्छा बताओ कौन सा बादल आज सूरज को 2 भाग में काटेगा? मैंने गौर से क्षितिज की तरफ देखा और हाथ उठाकर एक बादल की तरफ इशारा किया। उसने हंसते हुए कहा, नहीं ये वाला नहीं, और मेरा हाथ पकड़कर दूसरे बादल की तरफ कर दिया। उसकी छुअन से मैं सकुचा गई, जबकि स्पर्श की भाषा में अच्छी तरह समझती थी, और वो छुअन सहज और बेबाक थी, बिल्कुल उसकी तरह। फिर भी मुझे लगा मानो गुलाबी धुआं मेरी आंखों के सामने छा गया हो। ये क्या हो रहा था मुझे? स्वप्निल का साथ, उसका इंतजार बहाने लगा था मुझे। विक्रम और स्वप्निल बिल्कुल अलग थे। दोनों ही इंसान बहुत अच्छे थे, लेकिन स्वप्निल अपनी जिंदगी के हर पल को चटखीले रंगों से भरता था और विक्रम की रूटीन पसंद जिंदगी में सिर्फ काला और सफेद रंग था। विक्रम के दिल में क्या है वो ये कभी नहीं बोलता था, मगर स्वप्निल बेबाकी से अपने दिल की बात कह देता था। स्वप्निल के साथ दोस्ती का ये दूसरा महीना था। दिल में जमे हुए विक्रम के साथ बिताए वक्त के टुकड़े अब पिघलने लगे थे और वक्त वहां नया आकार बनाने लगा था। इस आकार को मैं नाम नहीं दे पा रही थी, और तभी एक रात विक्रम ने फोन किया कि वो 2 दिन बाद क्रिसमस की छुट्टी में इंडिया आ रहा है। मुझे पल भर को लगा मानो मेरी रंग से भरी जिंदगी में खलल पड़ने वाला है। विक्रम का आना मतलब स्वप्निल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगी। फिर मुझे मेरे दिमाग ने फटकारा, विक्रम तुम्हारा पति है और स्वप्निल तुम्हारा क्या था? स्वप्निल मेरा सिर्फ दोस्त या उससे बढ़कर? एक दिन प्यार को लेकर बात चली थी तो स्वप्निल ने कहा था, जब बंद आंखों के सामने किसी शख्स का चेहरा घूम जाए और लगे कि हमको इसी के साथ बूढ़ा होना है, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा प्यार है। मैंने उस रात अपनी उलझनों के बीच पल भर के लिए आंखें मूंद ली थीं और मेरे सामने घूम गया था विक्रम का चेहरा। मैं और उलझ गई थी। अगले दिन उलझे मन को सुलझाने के लिए मैं पास में ही एक कैफे में पहुंच गई। अचानक पीछे की टेबल पे किसी ने कहा, यार स्वप्निल पास्ता ऑर्डर करें? स्वप्निल यहां इस वक्त? मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मैं उसको बिना जताए उसकी जिंदगी के बाकी पहलुओं में शरीक होना चाहती थी। मेरे मन का एक हिस्सा उस टेबल में स्वप्निल के साथ हो लिया। नहीं यार, कुछ और ऑर्डर करते हैं। पास्ता मुझे पसंद तो है, लेकिन आजकल एक दोस्त को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही पास्ता खाना पड़ रहा है। मुझे याद आया कि पिछले 6-7 संडे से हम बस पास्ता ही खा रहे थे, लेकिन स्वप्निल ने कभी उफ नहीं की थी, इसलिए कि पास्ता मेरा फेवरेट था। मन झूम उठा। कितनी शिद्दत से निभा रहा था स्वप्निल इस दोस्ती को। मैं अपनी खुशकिस्मती पे इतरा रही थी, लेकिन डर भी रही थी कि विक्रम के आने से कहीं हमारे इस रिश्ते पर असर न पड़ जाए। उस शाम घर पहुंची तो अपार्टमेंट के गेट पे भीड़ जमा थी। बिल्डिंग में रहने वाले बुजुर्ग राव बाबू मिन्नतें कर रहे थे, मैं 10,000 कहां से लाऊंगा? तो मेरी कार में जो नुकसान हुआ है वो तेरा बाप भरेगा है? यह आवाज तो स्वप्निल की थी। मैं सुन वहीं खड़ी रही। राव बाबू से नुकसान के 3,000 रुपए लेकर स्वप्निल बड़बड़ाता हुआ लिफ्ट में घुसा तो मैं भी साथ हो ली। बोला, बदतमीज बुढ़ा, खुद को संभाल नहीं सकते और चलें गाड़ी चलाने। मैं हैरान थी। स्वप्निल जैसे समझदार और भावुक इंसान की सोच में इतना भद्दापन था। मैंने उसको समझाया कि वो रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इसको समझने से इनकार कर रहा था। शायद इंसान अपनी बुनियादी सोच बदल ही नहीं सकता। मैंने स्वप्निल के साथ बिताए दिनों पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि सिग्नल पे खड़े भीख मांगने वाले बच्चे हों या रिक्शा चलाने वाला, अपने से कमजोर लोगों की तरफ उसका रवैया हमेशा कठोर था। कभी कभी हम कुछ चीजें तभी देख पाते हैं जब हम उन्हें देखना चाहते हैं।
मेरे अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। वो मेरे जैसा नहीं था, मैं उसके जैसी नहीं थी। मुझे उसके सारे रंग फीके और बनावटी लगने लगे। मैंने ठान लिया कि मैं अब स्वप्निल से दूर रहूंगी। अगले दिन विक्रम आ गया था। ढेर सारी गिफ्ट्स लाया था मेरे लिए। मेरा फेवरेट परफ्यूम बड़े प्यार से देते हुए उसने कहा था, मिस्ड यू आभा। मैं बस थैंक यू बोल पाई। स्वप्निल की कभी मैंने विक्रम से तुलना की थी, ये सोचकर मन ग्लानि में डूब गया। पिछले 2 महीनों में मेरे भावनाओं के उतार चढ़ाव का असर मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा था। विक्रम ने मुझसे उस शाम पूछा, इतनी उदास क्यों हो आबा? मैंने झिझकते हुए कहा, जानते हो कल राव बाबू ने स्वप्निल की कार को टक्कर मार दी। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बता पाती, विक्रम ने कहा, राव बाबू को लगी तो नहीं? मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। इसी शहर में होते हुए भी उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते। अपने लगभग अजनबी पड़ोसी के लिए उदास हुए विक्रम को मैंने आज नए रूप में देखा था। मेरे सामने बैठा इंसान, जिसकी दुनिया में मैं सोचती थी कि सिर्फ काला और सफेद रंग था, दरअसल वो अपने भीतर तमाम रंग समेटे हुए था। बस अपने रंगों की हर वक्त नुमाइश नहीं करता था। मैं क्यों भूल गई थी कि सारे रंग मिलकर ही तो सफेद बनता है। मेरा मन विक्रम के रंग में रंगने को उतावला हो गया। मुझे मेरा रंगरेज मिल गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।